हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर सीरीज में ये अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस लेक्चर को भी ज़रूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए, ये सारी बातें हमने पहले ही कर ली हैं। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तक हमने, उसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। चलिए यहीं से अपनी बातों को शुरू कर लेते हैं। हालांकि ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, जल्दी से देख ही लेते हैं। और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको देख ही लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, उसके बाद एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। हाँ, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की बात की जाए तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध होता है, देखिए पहले कर्नाटक युद्ध की बात की जाए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो असल में ये एक्सपेंशन है, ये विस्तार है। किसका विस्तार है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध प्रारंभ होता है, कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध प्रारंभ होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, कब प्रारंभ होता है? 1740 में। उसी का ये एक्सपेंशन है, उसी का एक्सपेंशन है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रख लीजिएगा 1746 से 48 तक। ये टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे तो संधि भी आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध कैसे समाप्त होता है, किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा। देखिए, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध शुरू होता है 1740 में, उसी का एक्सपेंशन है पहला कर्नाटक युद्ध। तो दोनों के दोनों युद्ध जो है ना, एक ही संधि से समाप्त हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो कौन सी संधि है वो? एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में। ये डेट जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि होती है, इसके द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है। मतलब ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध होता है, हार जीत का फैसला नहीं होता है, इस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ये है, अंग्रेजों को मद्रास वापस कहने का मतलब अंग्रेजों से जो इन्होंने मद्रास छीना था फ्रांसीसियों ने, ये वापस लौटा देते हैं इस युद्ध के बाद, पहले कर्नाटक युद्ध के बाद। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए, दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रख सकते हैं 1749 से लेकर 1754 तक। ये युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये पौंडीचेरी की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है और ये भी एक अनिर्णायक युद्ध होता है। असल में होता क्या है कि फ्रांसीसी जो है ये उस समय जो गवर्नर होता है डुप्ले को वापस बुला लेते हैं, 1754 में उसको वापस बुला लेते हैं, उसकी जगह पर भेजते हैं काउंट डी लाली को। तो काउंट डी लाली जो है इनसे समझौता कर लेता है, अंग्रेजों से समझौता कर लेता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये भी एक अनिर्णायक युद्ध होता है, पौंडीचेरी की संधि से दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है, जहाँ पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता है, यहाँ से अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। और एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर देते हैं। तो ये तो संधि के तहत होते ही रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर देते हैं, ठीक। तो इस पर आप ना भी ध्यान देंगे तो चलेगा। बाकी आप संधि ध्यान रख लीजिएगा, डुप्ले की वापसी इससे दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही होती है, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसकी जगह पर आता है काउंट डी लाली, तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात की जाए, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए, तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो देखिए, जो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है यूरोप में, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1756 से लेकर 63 तक, 7 वर्ष हो जाएगा। तो इसी का अंश है तीसरा कर्नाटक युद्ध। जैसे ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का भाग है, उसका विस्तार है, वैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध का ये अंश है तीसरा कर्नाटक युद्ध। इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये आप ध्यान रख सकते हैं 1758 से लेकर 1763 तक। इस युद्ध की बात की जाए, हाँ, इसी के बीच में, इसी के दौरान एक युद्ध होता है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान एक युद्ध होता है वांडीवाश का युद्ध। यहाँ पर लिख ही दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है वांडीवाश का युद्ध होता है कब? 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? जनरल आयरकुट करता है। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता है काउंट डी लाली, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, वो फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। उसके बाद से ही वांडीवाश के युद्ध के पश्चात फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित होते हैं। तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, पेरिस की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है यहाँ 1763 में। ये अगर 63 ध्यान है तो इससे भी आप संधि की जो डेट है, जो ईस्वी है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये जरूर संधि कब होती है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा आप। 1763 में पेरिस की संधि होती है, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है ये समाप्त होता है पेरिस की संधि से। और इस संधि के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का जो संघर्ष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। देखिए, सभी यूरोपियों को साइड करने के बाद, अंग्रेजों के द्वारा सभी यूरोपियों को भारत में साइड करने के बाद, जो भारत के अंदर जो इनके प्रतिद्वंदी उभर कर सामने आते हैं, जैसे बंगाल की बात कर लीजिए, जो भी बड़ी शक्तियां होती हैं भारत में उस समय, बंगाल की बात कर ली जाए या फिर मैसूर की बात कर ली जाए, मराठा की बात कर ली जाए, सिख साम्राज्य की बात कर ली जाए, उसके बाद एक एक करके इन सबको ये निपटाते जाते हैं, साइड करते जाते हैं, ठीक। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को देखते हैं। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की बात की जाए, अर्थात बंगाल की बात की जाए तो बंगाल को इन्होंने पहले ही साइड कर लिया, मतलब उनको अपने क्या बोलते हैं, अंडर में ले ही लिया है।
आगे बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की, उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध की, आंग्ल सिख युद्ध की। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए उससे पहले थोड़ा मैसूर के बारे में जान लेते हैं। मैसूर की बात की जाए तो देखिए तालिकोटा युद्ध के बाद, ये सारी बातें हमने मध्यकालीन भारत में कर ली है। तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की जगह पर छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जिसमें से मैसूर भी एक है, जहां पर वोडेयार वंश का शासन स्थापित होता है, जिसका अंतिम शासक कौन होता है? चिक्का कृष्णराज वोडेयार सेकंड। साफ साफ आप देख लीजिए, वोडेयार वंश का शासन स्थापित होता है कहां पर? मैसूर में, जिसका अंतिम शासक कौन होता है? चिक्का कृष्णराज वोडेयार सेकंड। बात की जाए जब अंतिम शासक होता है चिक्का कृष्णराज वोडेयार सेकंड, उस समय दो मंत्री भाई होते हैं। असल में वास्तविक सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है। वास्तविक सत्ता किनके हाथ में होती है? दो मंत्री भाई होते हैं जिनका नाम क्या है? नंजराज और देवराज। बात की जाए तो जो नंजराज है ना, नंजराज की ही सेना में होता है हैदर अली, और ये हैदर अली की बात की जाए तो अपनी योग्यता के बल पर मैसूर का शासक बनता है 1761 में, 1761 में। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अभी हम देखने वाले हैं जो भी आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, टेबल के माध्यम से सभी युद्धों को देखने वाले हैं। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसकी जगह पर शासक कौन बनता है? उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका पुत्र टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र होता है, ये उत्तराधिकारी के रूप में शासक बनता है। और राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी होती है श्रीरंगपट्टनम, और इसे शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। किसको? टीपू सुल्तान को। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसके द्वारा श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है, और टीपू सुल्तान की बात की जाए तो ये उसका सदस्य भी बनता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद उस समय जो 1799 में ये साइड में कर देते हैं, मतलब मैसूर की बात की जाए तो मैसूर को भी अपने अधीन कर लेते हैं। तो 1799 में उस समय गवर्नर कौन होता है? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। तो मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए वेलेजली को उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि? मार्क्विस की। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्विस की उपाधि दी जाती है। तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक बार सभी आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लेते हैं। देखिए हाँ, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये असल में जो अंग्रेजों की आक्रामक नीति होती है उसी का ये परिणाम होता है, जिसकी वजह से पहला आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। इस समय शासक कौन होता है? हैदर अली होता है, और इस समय जो गवर्नर होता है वो कौन होता है? लॉर्ड वेरलिस्ट। और ये जो युद्ध है ये समाप्त होता है मद्रास की संधि से, जिसमें अंग्रेज पराजित होते हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, अंग्रेजों को पराजित किया जाता है हैदर अली के द्वारा पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये इंपॉर्टेंट बात है। और किस संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है? मद्रास की संधि होती है। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें अंग्रेज पराजित होते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो हाँ, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर प्रथम युद्ध देखिए 1767 से लेकर 69 तक। तो जो संधि होती है ये कब होती है? 1769 में। तो यहाँ पर जो ईस्वी मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ से आप दिमाग लगा लीजिएगा, 69 में युद्ध समाप्त होता है, संधि 69 में होगी, ठीक है, मद्रास की संधि। उसके बाद बात करते हैं हाँ, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 में, हैदर अली के द्वारा कर्नाटक पर आक्रमण किया जाता है। उसके वहाँ से ये युद्ध प्रारंभ होता है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1742 में। असल में होता क्या है ना कि अंग्रेज जब हारने के कगार पर आते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो इसमें जब हारने के कगार पर आते हैं तो ये कूटनीतिक चाल चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कूटनीतिक चाल चली जाती है, जिसमें वो निजाम को और जो सिंधिया और भोसले होते हैं उनको अपनी तरफ मिला लेता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के दौरान 1782 में। उसके बाद टीपू सुल्तान अपना कमान संभालता है, मतलब वो शासक बन के आता है, कमान संभालता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उस समय जो गवर्नर होता है कौन होता है? वारेन हेस्टिंग्स होता है। और ये जो युद्ध समाप्त होता है मंगलोर की संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। मंगलोर की संधि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होती है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति होती है वो मंगलोर की संधि के साथ होती है। कब होती है मंगलोर की संधि? 1784। यहाँ से आप ध्यान रख लीजिएगा, 1784 यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रख लीजिएगा 1790 से लेकर 1792 तक। इस समय निश्चित रूप से शासक कौन होगा? टीपू सुल्तान होगा। और गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर की बात करें या फिर देखिए जब हम गवर्नर जनरल वायसराय को एक साथ पढ़ेंगे, गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल वायसराय, जितने भी हैं शुरू से लेकर लास्ट तक उनको एक साथ पढ़ेंगे टेबल के माध्यम से, और उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और उनका टाइम पीरियड क्या रहा है, इनको जब एक साथ पढ़ेंगे, उनको अगर ध्यान रखते हैं, उनका टाइम पीरियड ध्यान रखते हैं, गवर्नर जनरल वायसराय का टाइम पीरियड ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर ये रटने की जरूरत नहीं है कि किस समय कौन गवर्नर था। जैसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए या फिर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग्स था, तीसरे में कार्नवालिस था, चौथे में लॉर्ड वेलेजली था। तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको इनका टाइम पीरियड पता हो। ठीक, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। जैसे कि लॉर्ड वेलेजली की बात की जाए तो 1799 में आएगा, ठीक है, 1805 तक रहेगा। तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि हाँ, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन होगा? लॉर्ड वेलेजली ही होगा। ठीक, मेरी बातों को आप समझ रहेंगे। हम आगे देखने वाले हैं, जितने भी गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वायसराय है, उनको एक साथ देखने वाले हैं।
टेबल के माध्यम से आसानी से आप समझ जाएंगे, पढ़ने लिखने में आसानी होगी, रिवीजन करने में भी आसानी होगी। चलिए, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो इस समय जो शासक होता है टीपू सुल्तान होता है, और गवर्नर की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसकी समाप्ति किस संधि के द्वारा होते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, संधि का नाम तो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कब होती है ये संधि? 1792 में। यहाँ 92 में युद्ध समाप्त होता है, तो ये संधि होती है 1792 में, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसमें टीपू पराजित होता है, टीपू हार जाता है तीसरे युद्ध में। उसके बाद हारने के बाद इस संधि के तहत इसको 3 करोड़ रुपए, संधि तो होती है लेकिन 3 करोड़ रुपए हर्जाना भरना पड़ता है युद्ध क्षति के लिए। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो निश्चित रूप से इस समय कौन होगा? टीपू सुल्तान ही होगा। उस समय जो गवर्नर होता है कौन होता है? लॉर्ड वेलेस्ली होता है, और इसमें टीपू मारा जाता है, अंततः टीपू मारा जाता है। और उसके बाद मैसूर के शेष जो बचे हुए भाग होते हैं उसको भी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि मैसूर भी इनके अधीन आ जाता है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो पहले मराठाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा इतना तो जरूर जान लेते हैं, हालांकि आप मध्यकालीन में पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी इतना आप जान लेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सारी बातें यहाँ पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं सारी बातें मैंने लिख दी हैं। आधुनिक भारत तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ ही मध्यकालीन में जो आप पढ़ेंगे वो बातें भी सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दी है। देखिए, हाँ, तो मराठा साम्राज्य की बात कर ली जाए तो स्वतंत्र राज्य के रूप में जो स्थापना होती है, इसके संस्थापक कौन है? शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी, ये आपको पता है। शिवाजी की बात की जाए तो इनका जन्म होता है शिवनेर के फोर्ट में, शिवनेर के दुर्ग में। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म होता है। बट इनके बर्थडे की बात की जाए, मतलब डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो इसको लेकर कन्फ्यूजन है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है। ये अलग अलग डेट इसलिए है क्योंकि अलग अलग कैलेंडर से अलग अलग डेट निकल कर आती है, अंग्रेजी कैलेंडर से अलग है, हिंदी वाले कैलेंडर से अलग है। तो इसलिए अगर आप डेट नहीं भी ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक मत नहीं है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 अप्रैल 1627 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 19 फरवरी 1630 लिखा हुआ है, तो ये आप ना भी ध्यान रखेंगे चलेगा, बाकी ये ध्यान रख सकते हैं। जन्म होता है शिवनेर के फोर्ट में। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले होता है, माता इनकी होती है जीजाबाई, और इनके शिक्षक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा नाम, दादा कोंडदेव होते हैं। इनके गुरु होते हैं समर्थ रामदास, दोनों नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पुरंदर की संधि की बात की जाए, पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में। जयसिंह की बात की जाए तो ये औरंगजेब का सेनापति होता है, ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि होती है। औरंगजेब का सेनापति कौन होता है? जयसिंह होता है, ठीक, ये जरूर ध्यान रख लीजिए। जयसिंह के द्वारा असल में पुरंदर का जो फोर्ट होता है उसको घेर लिया जाता है। फिर शिवाजी को लगता है कि अभी सही समय है संधि करने का, युद्ध लड़ने का समय नहीं है, तो ये संधि कर ली जाती है इनके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। किसके साथ? जयसिंह के साथ। तब 11 जून 1665 को, तो 1665 में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच में, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके कुछ दिनों बाद जो शिवाजी हैं ये औरंगजेब से मिलने पहुंचते हैं, कहाँ पर? आगरा। लेकिन औरंगजेब के द्वारा इनको नजरबंद कर दिया जाता है। किनको? शिवाजी को। कहाँ पर? जयपुर भवन में। जयपुर भवन ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ जयपुर भवन लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर। जयपुर भवन जो कि कहाँ पर है? आगरा में है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। जयपुर भवन में इनको नजरबंद कर लिया जाता है, जो कि जयपुर भवन है कहाँ पर? आगरा में है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जयपुर भवन जयपुर में नहीं है। उसके बाद राज्याभिषेक, हाँ, यहाँ से ये बच निकलते हैं, अपनी समझदारी सूझबूझ के साथ बच निकलते हैं। बच निकलने के बाद ये आते हैं वापिस अपने यहाँ, और इनका राज्याभिषेक होता है कहाँ पर? रायगढ़ में, जो कि इनकी राजधानी होगी रायगढ़। तो रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है 6 जून 1674 को, 1674 को। किनके द्वारा राज्याभिषेक किया जाता है? काशी के प्रसिद्ध जो विद्वान होते हैं श्री गंगा भट्ट, तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, श्री गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। शिवाजी के द्वारा इनको आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद श्री गंगा भट्ट जो है काशी के विद्वान, ये पहुंचते हैं वहां पर, इनके द्वारा राज्याभिषेक किया जाता है, तो ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और राज्याभिषेक के बाद इनको छत्रपति की उपाधि मिलती है, छत्रपति की उपाधि ये ग्रहण करते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु 1680 में हो जाती है, ये 1680 आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी आपको डेट याद ना रहे तब भी चलेगा। बाकी उसके बाद बात करते हैं कि जो शिवाजी की बात कर ली जाए, मराठा साम्राज्य की बात कर ली जाए, तो इनके शासन का जो संचालन होता था, असल में अष्टप्रधान के द्वारा शासन का संचालन होता था। अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान कौन होते थे? शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों के द्वारा होता था। अष्टप्रधान का मतलब हुआ 8 प्रमुख मंत्रियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता था, जिसमें पेशवा भी एक था। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता था? पेशवा। जो कि बात की जाए तो देखिए, यहाँ से आगे मैं बता रहा हूँ,
पेशवा की बात की जाए तो यहाँ से पेशवा जो है ना काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं, राजा से ज़्यादा शक्तिशाली तो यही हो जाते हैं पेशवा, जिसमें आप पहला नाम ध्यान रख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ, यहाँ से काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं पेशवा। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट का नाम आपने सुना होगा, जो मूवी आपने देखी है बाजीराव मस्तानी, उसमें वही बाजीराव है, बाजीराव फर्स्ट। उसके बाद बात की जाए तो ये मैंने टाइम पीरियड यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया है, बाकी ये क्रम से लिख दिया है। बालाजी बाजीराव की बात की जाए तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं, बालाजी बाजीराव। इनका जो टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1761 तक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्हीं के टाइम में, बालाजी बाजीराव के टाइम में ही पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठा पराजित होते हैं, जिससे काफ़ी ये दुखी होते हैं, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है उसी चिंता में, ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा जो पानीपत का युद्ध होता है वो बालाजी बाजीराव के टाइम में ही होता है, जिसमें मराठा पराजित होते हैं। किनके साथ होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये युद्ध होता है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इनके बाद आते हैं माधवराव, माधवराव के बाद नारायण राव। उसके बाद यहाँ देखिए नारायण राव की हत्या कर दी जाती है रघुनाथ राव के द्वारा, रघुनाथ राव के द्वारा नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। तो रघुनाथ राव कुछ समय के लिए, हत्या करने के बाद कुछ समय के लिए ये पेशवा बनता है, बट उस समय जो प्रमुख सेनापति होते हैं नाना फडणवीस, नाना फडणवीस के द्वारा चुनौती दी जाती है। तो वहाँ से ये भागकर, रघुनाथ राव की बात की जाए तो वहाँ से भागकर ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, क्योंकि इसको पेशवा बनना था, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और अंग्रेजों के साथ ये संधि करता है। वही हम देखने वाले हैं, जिसकी वजह से पहले संधि करेगा, उसके बाद युद्ध शुरू होता है, आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, अंत में ऐसे ही बीच में और भी पेशवा आते हैं। अंत में जो पेशवा आता है, अंतिम जो पेशवा होता है वो कौन होता है? बाजीराव सेकंड। तो ये अंतिम पेशवा आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अंतिम पेशवा कौन होता है मराठा साम्राज्य का? बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड, ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए ये, हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को भारी क्षति होती है। उसके बाद क्षति होने के बाद भारी क्षति होती है, यहाँ भारी होगा, तो अंग्रेज क्या करते हैं ना, आत्मसमर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और कौन सी संधि होती है आत्मसमर्पण के बाद? बड़गांव की संधि होती है 1779 में, 1799 में पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा। उस दौरान अंग्रेजों को भारी क्षति होगी, उसके बाद वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और कौन सी संधि करते हैं? बड़गांव की संधि करते हैं 1779 में। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस संधि को रद्द कर दिया जाता है, इस संधि को रद्द कर दिया जाता है और युद्ध चलते रहता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अभी हम युद्ध को देखने वाले हैं, टेबल के माध्यम से जो भी युद्ध होते हैं सबको देखने वाले हैं। देखिए ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, मराठा साम्राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मराठा प्रपत्रों की बात की जाए तो उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? मोडी लिपि का, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सरंजामी प्रथा की बात की जाए तो ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है, ये मराठा भू राजस्व प्रथा है, भू राजस्व प्रथा से संबंधित है सरंजामी प्रथा, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, लगान व्यवस्था उनकी थी, लगान व्यवस्था, एक तो चौथ थी, एक सरदेश मुखी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चौथ की बात की जाए तो ये नाम से ही दिख रहा है 1/, यहाँ चौथ से आप 4 ध्यान रख लीजिएगा, 1/4, चौथ का मतलब 1/4, एक चौथाई, आय का एक चौथाई। और सरदेश मुखी तो देश से 10 याद रख लीजिएगा, देश से 10 याद रख लीजिएगा। सरदेश मुखी में क्या होता था? 1/10, 1/10, आय का 1/10। कहने का मतलब आय का चौथा भाग चौथ है और आय का 10वां भाग जो है वो सरदेश मुखी है। ये कर व्यवस्था है। देखिए ये असल में जो पड़ोसी राज्य होते थे, पड़ोसी राज्य की सीमाओं और जो नगर होते थे उनकी सुरक्षा के लिए उनसे ये टैक्स कलेक्ट करते थे। कौन? मराठा। जो पड़ोसी राज्य होते थे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बोलते थे कि हम आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे, जो मुगल हो गए उनसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, अंग्रेज हो गए उनसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, बाहरी जो उनके दुश्मन होते थे उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ये कर पड़ोसी राज्य की सीमाओं और करों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। कौन? चौथ सरदेशमुखी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो चौथ सरदेशमुखी है ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो मराठाओं से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट यही है कि ये किससे संबंधित है? मराठा से संबंधित है, चौथ और सरदेशमुखी। चलिए उसके बाद युद्ध को देख लेते हैं, जो तीनों युद्ध होते हैं। हाँ, तो आंग्ल मराठा युद्ध में पहले आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो देखिए ये जो पहला युद्ध प्रारंभ होता है किस संधि के साथ प्रारंभ होता है? अभी मैंने आपको बताया ही है कि रघुनाथ राव के द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि कर ली जाती है, जिसको सूरत की संधि के नाम से आप जानते हैं या फिर जानेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। सूरत की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो प्रारंभ होता है सूरत की संधि के साथ प्रारंभ होता है। और ये युद्ध जो है ये किस संधि के साथ समाप्त होता है? सालबाई की संधि। तो समाप्त वाला तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सालबाई की संधि के साथ पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये समाप्त होता है। इस समय गवर्नर कौन होता है? देखिए गवर्नर की बात करें, गवर्नर जनरल, वायसराय, इनको जब हम एक साथ पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएंगी। हाँ, तो पहले आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है।
और इस युद्ध के समाप्त होने के बाद अगले 20 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं होता है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले युद्ध के बाद 20 वर्ष तक शांति सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो होता क्या है कि जो ये बाजीराव अंतिम जो पेशवा है, मराठा की बात की जाए तो मराठा साम्राज्य का अंतिम जो पेशवा है ये बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड के द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके द्वारा जो जसवंत होलकर का भाई होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, मराठा साम्राज्य की बात की जाए तो इसके अंतर्गत मराठा तो आते ही थे, फिर होलकर आते थे, सिंधिया, भोसले, ये सब आते थे। तो होता क्या है कि बाजीराव सेकंड के द्वारा जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जसवंत होलकर के द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है। तो ये भागकर कहाँ जाता है, अंग्रेजों के पास आता है। तो अंग्रेजों के साथ ये संधि करता है जिसको बेसिन की संधि के नाम से जानते हैं। और फिर जो युद्ध शुरू होता है, तो युद्ध के बाद देखिए ये जो युद्ध समाप्त होता है राजपाट की संधि, राजपाट की संधि के साथ युद्ध समाप्त होगा। तो राजपाट की संधि आप ध्यान रख लीजिएगा। और इस समय जो गवर्नर होगा जॉर्ज बार्लो होगा। यहाँ पर मराठाओं की शक्ति काफ़ी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ये निर्बल हो जाएंगे, मराठाओं की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है यहाँ पर। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये कहाँ गया, दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात की जाए संधि याद रख लीजिए। और उसके बाद क्या, हाँ संधि इंपॉर्टेंट है, पहले कर्नाटक युद्ध में भी संधि याद रख लीजिए। गवर्नर याद रख लीजिए कौन है उस टाइम पीरियड में, संधि याद रख लीजिए, गवर्नर कौन है उस टाइम में, ये सब बातें ध्यान रख लीजिए, संधि और गवर्नर और क्रम कौन सा युद्ध है। उसके बाद तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात कीजिए तो ये जो युद्ध है ये समाप्त हो जाए, इसका टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा साहब, जो भी टाइम पीरियड है टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये समाप्त होता है मंदसौर की संधि के साथ, 1818 में ये संधि होगी। और इस समय जो गवर्नर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, ये रटने की जरूरत नहीं होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो बाजीराव कहाँ गया, बाजीराव सेकंड की बात कर ली जाए तो ये अंतिम पेशवा होता है, पेशवा पद ही समाप्त हो जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। तीसरे युद्ध की बात कर ली जाए तो ये मंदसौर की संधि के साथ समाप्त होता है, तो संधि का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध की। देखिए, सिख युद्ध की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा सिख साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। सिख साम्राज्य की बात कर ली जाए तो सिख साम्राज्य की स्थापना कहाँ होती है आपको पता है, पंजाब। पंजाब की बात की जाए तो देखिए आपको पता है सिख साम्राज्य की स्थापना रणजीत सिंह कैसे होती है। देखिए असल में होता क्या है, पंजाब की बात कर ली जाए तो स्टार्टिंग में पंजाब जो है 12 अलग अलग मिसलों में विभाजित होता है। यहाँ पर लिखा ही होगा, मैंने कहीं पर यहाँ पर लिख दिया है, 12 अलग अलग छोटे छोटे मिसलों में विभाजित होता है। बट रणजीत सिंह की बात की जाए तो रणजीत सिंह के द्वारा इन्होंने अपनी योग्यता के दम पर, अपनी योग्यता एवं बुद्धिमत्ता के बल पर संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया जाता है। किनके द्वारा, रणजीत सिंह के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शासक होते हैं। इनका जन्म कब होता है, 13 नवंबर 1780 को। और ये सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया होते हैं महासिंह, उन्हीं के घर में इनका जन्म होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। रणजीत सिंह जो है ये किस मिसल से संबंधित है, सुकरचकिया। तो सुकरचकिया आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके द्वारा अमृतसर की संधि यहाँ पर देख लीजिएगा। असल में होता क्या है ना कि अंग्रेज अपने फायदा के लिए इनके साथ अमृतसर की संधि करते हैं। संधि किनके बीच में होती है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ मैंने लिख भी दिया होगा, अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था जैसे नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति, नेपोलियन की जो शक्ति उस टाइम बढ़ रही थी, एवं फ्रांस तथा रूस की जो मित्रता, ठीक है, नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति एवं फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण, इनके फ्रेंडशिप के कारण अंग्रेज जो है ये रणजीत सिंह के साथ एक संधि करते हैं, अमृतसर की संधि। क्यों करते हैं, ताकि रणजीत सिंह वहां स्टेबल रहे और जो नॉर्थ वेस्ट है, पश्चिमोत्तर है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, नॉर्थ वेस्ट से जो सुरक्षा मिल सकती है वो सुरक्षा मिल सके, उधर से कोई खतरा ना हो सके। इसलिए ये संधि कर लेते हैं किसके साथ, रणजीत सिंह के साथ, ताकि वो स्टेबल रहे। और उधर से अगर नेपोलियन या फिर फ्रांस या रूस के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो रणजीत सिंह ढाल के रूप में काम करने वाले हैं। ये सोचकर इन्होंने संधि कर ली थी, अमृतसर की संधि कब, 25 अप्रैल 1809। तो आप 1809 जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अमृतसर की संधि होती है 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। इंपॉर्टेंट बात है। इस संधि के बाद एक सीमा निर्धारित की जाती है, सतलज नदी। सतलज नदी सीमा होती है, मतलब सतलज नदी के इधर अंग्रेजी साम्राज्य होता है। कहने का मतलब ये है, इसके सतलज नदी के इस पार रणजीत सिंह के द्वारा कोई आक्रमण, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और सतलज नदी के उस पार अंग्रेजों के द्वारा, मतलब रणजीत सिंह के साम्राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस संधि के तहत ये बात की जाती है। मतलब सतलज नदी की बात की जाए, सतलुज की बात की जाए तो ये सीमा होती है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए शाह शुजा जो कि अफगान का शासक होता है, अफगानिस्तान का शासक शाह शुजा, इसके द्वारा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा का उपहार प्रदान किया जाता है 1814 में। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये बात आप पढ़ चुके हैं कि यही जो कोहिनूर हीरा है ना, कोहिनूर हीरा,
ये असल में भारत से ही ले गया था। कौन? नादिर शाह ले गया था 1739 में, नादिर शाह के द्वारा आक्रमण करके। ये बात आपको याद आ रही होगी अगर आप रेगुलर लेक्चर को देख रहे हैं तो। अगर आप रेगुलर लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हाँ, शाह शुजा जो कि अफगानिस्तान का शासक था, इसके द्वारा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया जाता है, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि कोहिनूर हीरा को वापस लौटा दिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि शाह शुजा जो कि अफगानिस्तान का शासक था, जिसके द्वारा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया जाता है 1814 में। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन अंततः सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने के बाद अंग्रेज इस हीरा को लेकर चले जाएंगे और वहाँ ब्रिटिश क्राउन में इस हीरा को लगा दिया जाएगा। तो ये बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। पंजाब की बात की जाए तो राजनीतिक जो राजधानी थी वो लाहौर थी, धार्मिक राजधानी की बात की जाए तो अमृतसर। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। सिख साम्राज्य की बात की जाए तो सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? दलीप सिंह अंतिम शासक होगा सिख साम्राज्य का। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये जब शासक बनेगा तो काफ़ी अल्प वयस्क होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से इनकी जो माँ होती है जिंदा कौर, ये इनकी संरक्षिका होती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद लाहौर की संधि की बात की जाए तो असल में जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, उस युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के साथ होती है। लाहौर की संधि के साथ होती है। इस संधि के बाद दलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया जाता है, महाराजा की पदवी दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लाल सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे युद्ध के बाद, मतलब आंग्ल सिख युद्ध दूसरा जो होता है, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद इंग्लैंड भेज दिया जाता है। किनको? दलीप सिंह को। एक पेंशन निर्धारित कर दिया जाता है, पेंशन पर इनको कहाँ भेज दिया जाता है? इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि दलीप सिंह के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता है। धर्म परिवर्तन करके ये सिख से ईसाई बनते हैं। इनका निधन पेरिस में होता है, अंतिम संस्कार इनका कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में होता है। तो ये सारी बातें हैं सिख साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, ये सारी बातें आप देख लीजिएगा, रिवीजन क्रम में भी देखते रहिएगा। उसके बाद हम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, टेबल पर तो आप जरूर ही फोकस करिएगा। हाँ, तो आंग्ल सिख युद्ध में पहले युद्ध की बात कीजिए, ये टाइम पीरियड देख लीजिएगा 1845 से 46। 1845 से 46 शासक कौन होता है? दलीप सिंह। गवर्नर जनरल कौन होता है उस टाइम में? लॉर्ड हार्डिंग होता है। और ये जो संधि होती है, मतलब ये जो युद्ध होता है, इसकी समाप्ति किस संधि के साथ होती है? लाहौर की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। बट लाहौर की जो संधि हुई होती है, उस संधि के जो प्रावधान थे काफ़ी उलझे हुए थे, इसलिए दोबारा एक और संधि होती है जिसका नाम है भैरोवाल की संधि 1846 में। तो लाहौर की संधि भी 1846 में होती है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये इसवी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, लाहौर की संधि 1846 में होती है, यहाँ से ध्यान रख सकते हैं 46 से। भैरवाल की भी संधि उसके बाद होती है 1846 में ही। तो दोनों बातें ध्यान रख लीजिएगा। और परिणाम की बात ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि अंग्रेजों के द्वारा दलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी जाती है। हाँ, अंग्रेजों का संपूर्ण पंजाब पर इनडायरेक्टली नियंत्रण हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो ही जाता है। उसके बाद दूसरा जो युद्ध होगा, आपको दूसरा युद्ध होगा, इस समय भी सिख जो शासक होगा वो कौन होगा? दलीप सिंह होगा। लेकिन इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध होता है, रामनगर का युद्ध होगा, चिलियन वाला युद्ध होगा, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। दूसरे सिख युद्ध के दौरान होता है रामनगर का युद्ध, चिलियन वाला युद्ध होता है, दोनों नाम ध्यान रख लीजिएगा। ये अनिर्णायक युद्ध होते हैं। उसके बाद गुजरात के युद्ध में तो भयंकर रूप से ये सिखों को पराजित करते हैं अंग्रेज। गुजरात के युद्ध में, गुजरात राज्य वाला गुजरात नहीं, ठीक है। तो गुजरात एक जगह, गुजरात में सिखों को भयंकर रूप से पराजित करते हैं अंग्रेज। तो दूसरा जो युद्ध होता है ना, शासक कौन होता है? दलीप सिंह, गवर्नर जनरल ध्यान रख लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद तो ये सिख साम्राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं पराजित करके। तो देख लीजिए, संपूर्ण पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता है इस युद्ध के बाद। दलीप सिंह की बात की जाए तो इनको पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया जाता है, पेंशन निर्धारित करके ब्रिटेन भेज दिया जाता है। तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं। ये सारी बातें एक एक करके इन्होंने पहले यूरोपियों, जो भी इनके यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे उनको साइड किया इन्होंने एक एक करके। उसके बाद जो भारत के अंदर जो भी बड़ी शक्तियाँ थीं, इनको एक एक करके मौका देखते हुए एक करके ये साइड करते गए। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। साइड करने के बाद इनका एक छत्र शासन हो जाएगा। बाकी जो देशी रियासतें होंगे अलग अलग, ये यहाँ पर मैं बात करने ही वाला हूँ, रुकिए। अलग अलग इनकी नीतियाँ होती हैं। नीतियों के अंतर्गत जो डायरेक्टली इनके अंडर में राज्य नहीं आते हैं उनको इनडायरेक्टली अपने अंडर में ले लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका इनडायरेक्टली शासन वहाँ पर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। और जैसे यहाँ से इन सारी बातों को आप समझ जाएंगे, यहाँ से आप सारी बातें समझ जाएंगे। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद विस्तार की बात की जाए, ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेंशन की बात करें, उनकी जो सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया थी, उनकी जो कंसोलिडेशन की प्रक्रिया थी उसकी बात करें तो देखिए, एक तो उनकी नीति थी युद्ध करके उस राज्य पर विजय प्राप्त कर लेना, उसके बाद उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना, उनको अपने अंडर में ले लेना। तो विजय या फिर युद्ध द्वारा समावेलन अर्थात एनेक्सेशन की नीति, जिसके द्वारा आप एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। इस नीति के तहत, इस नीति के द्वारा इन्होंने बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों को
अपने अंडर में ले लेते हैं, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। एक नीति उनकी थी कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक नीति, कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समामेलन, डिप्लोमेटिक एंड जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था उसके द्वारा समामेलन की नीति। एग्जाम्पल के रूप में वो घेरे की नीति को अपनाएंगे, ठीक है, रिंग फेंस की नीति जो होती थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सहायक संधि की बात करी जाए, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो शुरू की गई। व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जाए, जो डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। तो देखिए, घेरे की नीति की बात करें, सहायक संधि की बात करें, व्यापक सिद्धांत की बात करें, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली और डलहौजी, मतलब जो भी हम जब गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ेंगे ना, तो उस क्रम में इनको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी बातें डिस्कस कर लेंगे और ये भी देख लेंगे किन किन राज्यों को कौन सी नीति के तहत अपने अंडर में लिया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर ब्रिटिश अंततः सफल क्यों होते हैं भारत में। बाकी सबको साइड करके ये सफल कैसे हो जाते हैं, देखिए। तो सारी बातें तो आप समझ गए होंगे, अगर रेगुलर लेक्चर्स को देख रहे हैं तो वैसे ही आप सारी बातों को समझ गए होंगे। फिर भी मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज दिखा दिया है। जैसे पहला कारण तो ये था कि उनके पास उत्कृष्ट हथियार थे, सुपीरियर आर्म्स। सैन्य अनुशासन, काफ़ी डिसिप्लिन थे वो, मिलिट्री डिसिप्लिन एक कारण हो गया। असैनिक अनुशासन, जो भी उनकी मतलब सिविल डिसिप्लिन, सैनिक के अलावे जो भी उनका डिसिप्लिन था, अनुशासन था, जो उनके कर्मचारी थे, अधिकारी थे, ठीक है ना। मेधावी नेतृत्व था, मेधावी नेतृत्व, ब्रिलियंट उनकी लीडरशिप थी। जैसे आपको उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, डलहौजी, ठीक। तो ये सारे जो लोग थे, इनके पास मेधावी नेतृत्व था, ब्रिलियंट लीडरशिप थी, जिसकी वजह से ये सफल हुए। उसके बाद इनकी जो आर्थिक संपन्नता थी, आर्थिक रूप से ये काफ़ी संपन्न थे, इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ये मजबूत थे, स्ट्रांग थे। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद इनके अंदर राष्ट्रवादी अभिमान, मतलब नेशनलिस्ट प्राइड काफ़ी था, अपने राष्ट्र के प्रति ये काफ़ी समर्पित थे। तो ये सारी बातें हैं। और वैसे ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करते गया हूँ लेक्चर वाइज, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। वैसे आप समझ भी रहेंगे, इनको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।